हेलो फ्रेंड, नैतिक एस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। राजनीतिक सिद्धांत के रूप में स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा को विगत कई दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं। आज स्वतंत्रता के नकारात्मक अवधारणा के संदर्भ में मिल्टन फ्रीडमैन और हेयक के विचार को पढ़ेंगे। ये जैसे कि कल हम लोगों ने आइजिया बर्लिन के विचार को पढ़ा था, और आइजिया बर्लिन की जो कैटेगरी है वो नव उदारवादी स्वतंत्रता के नकारात्मक अवधारणा के जो नव उदारवादी विचारक हैं वही है जिसको हम लोग स्वेच्छातंत्रवादी कहते हैं। ठीक है, तो इसी स्वेच्छातंत्रवादी विचारकों में आपका मिल्टन फ्रीडमैन और हेयक भी है। तो हम लोग मिल्टन फ्रीडमैन को देखते हैं कि मिल्टन फ्रीडमैन ने जो नकारात्मक स्वतंत्रता है इसको किस रूप में परिभाषित किया है। तो हमको ये पता है कि जो नव उदारवादी विचारक हैं ये स्वतंत्रता की जो दो अवधारणा है, नकारात्मक और सकारात्मक, उसमें जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसी की बात को ये जस्टिफाई करते हैं, उसी का ये समर्थन करते हैं। लेकिन मिल्टन फ्रीडमैन रॉबर्ट नॉजिक की तुलना में दूसरी बात करते हैं। ये सीधे सीधे यह बात बता देते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जिस भी समाज का स्वरूप पूंजीवादी है वही स्वतंत्रता सुरक्षित है। बाकी किसी भी सामाजिक व्यवस्था में वह जो है स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं है। और उनका यह मानना है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है या परिवार की स्वतंत्रता, यही जो है किसी भी समाज की में सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारण करने का मूलभूत तत्व है। यदि व्यक्ति स्वतंत्र तो निश्चित तरह से वहाँ पे क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है। और इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को के पक्ष में तमाम तरीके के तर्क दिए हैं और उन्हीं तर्कों को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन नव उदारवादी हैं, नव उदारवादी या स्वेच्छातंत्रवादी नव उदारवादियों को स्वेच्छातंत्रवादी कहा गया। और इन्होंने अपनी जो विचार है, अपनी महत्वपूर्ण जो पुस्तक है, पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, जो 1962 की है। मिल्टन फ्रीडमैन अपनी स्वेच्छातंत्रवादी विचार को अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम के अंतर्गत रखा। ये किसके समर्थक हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा, स्वतंत्रता की जो नकारात्मक अवधारणा की नवीन जो समर्थक हैं उन्हें स्वेच्छातंत्रवादी या नव उदारवादी कहा जाता है। मिल्टन फ्रीडमैन ने बताया कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है स्वतंत्रता उसी में कायम है। इससे पहले उन्होंने ये बताया कि स्वतंत्रता क्या है। उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्रता है वह किसी व्यक्ति के सहचर द्वारा निरंकुश इच्छा के द्वारा उसे कार्य करने के लिए विवश न किया जाए। राजनीतिक स्वतंत्रता उसे कहा जाता है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने सहचर द्वारा किसी कार्य को करने या न करने के लिए विवश न किया जाए। ठीक है, कार्य करने या न करने के लिए विवश न किया जाए। जब किसी कार्य को करने न करने के लिए जब विवश नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब क्या है? उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं क्या है? स्वतंत्रता है या वह व्यक्ति स्वतंत्र है। यहाँ इसका मुख्य तात्पर्य आता कोई ऐसी सामाजिक व्यवस्था हो जिसमें किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने या न करने के लिए विवश न किया जाए। विवश न किए जाने का जो उसका उदाहरण है, यह मूल रूप से ये जो पूंजीवादी समाज है
उसी व्यवस्था में विवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जब विवस्था नहीं है तो निश्चित तौर से व्यक्ति क्या करता है, अपनी स्वतंत्रता को कायम रखता है। उसका ये कहना है कि जो स्वतंत्रता है उसका जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उस पूंजीवादी व्यवस्था की मुख्य विशेषता स्वतंत्रता ही है। स्वतंत्रता पे आधारित ही यह व्यवस्था है और इसके मूल बिंदु में स्वतंत्रता है। इसलिए यदि पूंजीवादी व्यवस्था है तो निश्चित तौर से वह व्यक्ति क्या होगा, स्वतंत्र होगा। इस पूंजीवादी व्यवस्था में जो निजी उद्यम होते हैं वह हमेशा अपने वस्तुओं का जो विनिमय है वह स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं। वस्तुओं के विनिमय में जो आवश्यक स्वतंत्रता होती है यह पूरी तरीके से किसको मिला होता है, पूंजीवादी व्यवस्था को मिला होता है, निजी उद्यम को मिला होता है। यह पूंजीवादी व्यवस्था समझाने के पीछे इसका मुख्य कार्य यह था, जैसे जो राज्य है या सरकार, तो किसी भी समाज की सामाजिक व्यवस्थाओं को संचालित करने की जो शक्तियां होती हैं, राजनीतिक शक्तियां, ये राज्य और सरकार के पास होती हैं। अब इसका मानना है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है वो बाजार पे आधारित व्यवस्था होती है। उस बाजार पे आधारित व्यवस्था में राज्य को हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसने ये बताया इस राज्य को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और दूसरा बताया इसे क्या करना चाहिए, इसे क्या करना चाहिए। राज्य पूंजीवादी व्यवस्था में क्या नहीं करेगा और क्या करेगा, इसी से व्यक्ति की स्वतंत्रता कायम हो सकती है। यही तर्क हम लोगों को जानना है, ठीक है। अब जो है मिल्टन फ्रीडमैन ने सबसे पहले बताया कि क्या नहीं करना चाहिए, सरकार और राज्य को क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इसने ये बताया, इसने बताया विनिमय, जो वस्तुओं का लेन देन होता है, विनिमय होता है, विनिमय नहीं करना चाहिए, विनिमय नहीं करना चाहिए। वस्तु के मूल्य को निर्धारित नहीं करना चाहिए, वस्तु के मूल्य को निर्धारित नहीं करना चाहिए। वस्तु के मूल्य को निर्धारित नहीं करना चाहिए। दूसरी, घर बनाने का काम, घर बनाने का काम नहीं करना चाहिए। और जो काम बाजार व्यवस्था नहीं संभाल सकती है या जो कार्य बाजार व्यवस्था के कार्यक्षेत्र के बाहर है, वही काम जो है किसको करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। ये तीन बातें कहा, विनिमय, मूल्य, घर बनाने के काम, गरीबों की मदद करना, सामाजिक व्यवस्था के लिए नियम बनाना, ये सारे काम राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। इन सब कार्य को क्षेत्र को जब राज्य करता है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था को संकेंद्रित करने का प्रयास करता है, व्यवस्था को किसी सत्ता के अधीन करने का प्रयास करता है, और उस व्यवस्था को जब सत्ता के अधीन करने की बात करता है तो जो स्वतंत्रता है वो अपने आप विनष्ट होने लगती है, नष्ट होने लगती है। अब क्या नहीं करना चाहिए के साथ साथ वो बताता है क्या करना चाहिए, ठीक है। राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला बताया कानून और व्यवस्था को कायम करना, कानून और व्यवस्था को कायम करना, कानून और व्यवस्था को कायम करना। दूसरा, आर्थिक खेल के नियम निर्धारित करना, आर्थिक खेल के नियम निर्धारित करना, आर्थिक खेल के नियम निर्धारित करना। दूसरा,
अनुबंध को लागू करना, अनुबंध को लागू करना, चौथा विवादों का समाधान करना, विवादों का समाधान करना, विवादों का समाधान करना, जिनकी कोई असहायों को संरक्षण देना, असहायों को संरक्षण देना, असहायों को संरक्षण देना, ये तमाम कार्य जो है राज्य को करना चाहिए। आपसे प्रश्न इसमें इस प्रकार से पूछेगा कि मिल्टन फ्रीडमैन या कौन ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राज्य को कानून व्यवस्था तक सीमित रखा, जिन्होंने राज्य को गरीबों के कल्याण में या उनके घर निर्माण में या तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान करने से मना करता है, वह है मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है, ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है कि इस तरीके के कार्यों को करने के लिए सत्तावादी व्यवस्था अपनाई जाती है, जहां सब कुछ किसी एक व्यवस्था में केंद्रित कर दी जाती है और उस केंद्रीकरण व्यवस्था के कारण जो स्वतंत्रता है लोगों की वह पूरी तरीके से विनष्ट होने लगती है। ठीक है, इस प्रकार से इसने जो है इसकी आलोचना किया और इसने ये कहा कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता होती है उसका तालमेल जो है पूंजीवादी व्यवस्था में ही कायम रहती है। जितने भी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग नागरिकों के द्वारा उठाई जाती है, लेकिन यह मांग उसी में कायम हो सकती है, उसी के साथ तालमेल सही से बैठ सकता है जो है पूंजीवादी व्यवस्था। और उसने यह बात कहा कि सुविधाओं के नाम पे, सहायता के नाम पे जब राज्य समाजवादी व्यवस्था को अपनाने लगती है तो यह समाजवादी व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता को विनष्ट कर देती है। क्योंकि इसमें आर्थिक संसाधन की केंद्रीकरण करने की प्रवृत्ति आ जाती है। जितने भी देश के आर्थिक संसाधन हैं उन आर्थिक संसाधनों को किसी एक व्यवस्था में एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित कर दी जाती है और वह व्यक्ति उस पूरी व्यवस्था को अपने मनमाने ढंग से संचालित करता है, जिसके कारण उस व्यक्ति की तो स्वतंत्रता कायम होती है, लेकिन उसके अधीन काम करने वाले लोग उसके इशारे पे उसके पाटपुर्जों के रूप में काम करने लगते हैं और वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अनुभव है, जो आनंद है, उससे वो वंचित हो जाते हैं। कुल मिला जुला के पूंजीवादी व्यवस्था में ही स्वतंत्रता की हिमायती और होती है और उसका संरक्षण होता है। बाकी किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था, चाहे वह समाजवादी हो या समष्टिवादी हो या किसी प्रकार की व्यवस्था, उसमें स्वतंत्रता व्यक्ति की कायम नहीं रह सकती है, ऐसा मानना मिल्टन फ्रीडमैन का है। ठीक है, इतना ही विचार मिल्टन फ्रीडमैन के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो मिल्टन फ्रीडमैन की दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, पहली बात, पूंजीवाद के संदर्भ में ही स्वतंत्रता की सुरक्षा हो सकती है, स्वतंत्रता किसी दूसरे व्यवस्था में नहीं हो सकती है। पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य को बहुत न्यूनतम कार्य सौंपे गए हैं, कानून और व्यवस्था को सौंपे गए हैं, बाकी सारे काम व्यक्ति को स्वतः करने पर दे दिया गया है। और इसकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये जो है आपसे प्रश्नों में पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि जो मिल्टन फ्रीडमैन है ये समाजवादी व्यवस्था के समर्थक हैं या समर्थक नहीं है। तो समाजवादी व्यवस्था के समर्थक नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो समाजवादी व्यवस्था है उसमें जो आर्थिक संसाधन होते हैं उन आर्थिक संसाधनों पे राज्य अपना स्वामित्व निश्चित कर लेता है और अपने स्वामित्व के अंदर में आर्थिक संसाधनों को वितरण करने का कार्य करता है। यह वितरण का कार्य कहीं ना कहीं सत्तावादी की तरफ हमको ढकेलता है और जहाँ सत्तावाद है वहाँ स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकती है, वहाँ स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती है। सत्तावाद को समाप्त करके ही स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जा सकता है और वह है कैपिटलिज्म, पूंजीवादी व्यवस्था। जो पूंजीवादी व्यवस्था पूरी स्वतंत्रता के आधार पर ही खड़ी है, उसकी बुनियादी स्वतंत्रता, इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता और मूल्य इसी व्यवस्था में कायम रह सकती है, बाकी दूसरी व्यवस्था में कायम नहीं रह सकती, ऐसा मानना मिल्टन फ्रीडमैन का है। अब हम लोग दूसरे विचारक जो हेयक हैं इनको हम लोग पढ़ेंगे। हेयक भी नव उदारवादी हैं और स्वेच्छातंत्रवादी हैं।
मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक की तरह इनके भी विचार हैं। और हेयक ने अपनी जो स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा दिया, वह इसकी महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, इसका प्रकाशन 1960 में हुआ। रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमैन और हेयक ने जो पुस्तकें लिखी हैं, इन पुस्तकों को प्रकाशन के साथ याद रखिएगा। ये सारी किताबें बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा गया है, तो विशेष जोर और आपका जो है ध्यान जो है इन सब पुस्तकों पे रहना चाहिए। हेयक कहता है कि स्वतंत्रता का क्या मतलब है। इसने कहा कि स्वतंत्रता किसी दूसरे व्यक्ति के निरंकुश इच्छा के द्वारा किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने या न करने पर विवश न किया जाए। इसका भी मानना है मिल्टन फ्रीडमैन की तरह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी निरंकुश इच्छा को थोपना नहीं है। ठीक है, निरंकुश इच्छा को दूसरे पर थोपना नहीं, दूसरे पर थोपना नहीं, यही स्वतंत्रता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे सहचर, हमारे सहपाठी, हमारे दोस्त अपनी जो निरंकुश इच्छा होती है, व्यवहार, दोस्ती और तमाम तरह की बातों को तर्क दे के वो इच्छा को लादते हैं और हम पर जोर जबरदस्ती करके उसे मनवाने की प्रयास करते हैं। तो यहाँ वह व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं वह स्वतंत्रता के समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। वह व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करता। जहाँ विवशता और निरंकुश इच्छा की बात आ जाएगी, वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकती है। तो इसने हेयक ने कहा कि निरंकुश इच्छा जब थोपा जाता है किसी व्यक्ति पे, तो वहाँ जो है व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता है। इसी निरंकुश इच्छा को न थोपना ही उसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की श्रेणी में रखा। कहा कि ये क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है? निरंकुश इच्छा को दूसरे के ऊपर न थोपना व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्पष्ट करने के लिए हेयक ने 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं से इसे अलग करने का प्रयास किया है, ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाए। 3 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया। 3 प्रकार की स्वतंत्रता। इस 3 प्रकार की स्वतंत्रता में पहला है राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता, और तीसरा है शक्ति रूपी स्वतंत्रता। ठीक है, शक्ति रूपी स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है, आंतरिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है, और शक्ति रूपी स्वतंत्रता का क्या मतलब है। ये सारे स्वतंत्रता जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अलग है। किससे अलग है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अलग है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है? किसी निरंकुश इच्छा को किसी दूसरे व्यक्ति पे थोपा ना जाना, यही व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अब उसने बताया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हर समाज में राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, आंतरिक स्वतंत्रता, शक्ति रूपी स्वतंत्रता की बात की जाती है, लेकिन इन तीनों प्रकार की स्वतंत्रताओं से ये अलग होता है।
राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या कहा जाता है? राजनीतिक स्वतंत्रता में इस बात की मांग की जाती है कि व्यक्ति को राज्य की गतिविधियों में हिस्सेदारी मिले, विधि निर्माण की प्रक्रिया में हिस्सेदारी मिले, प्रशासन के नियंत्रण में हिस्सेदारी मिले। राज्य की गतिविधियों, विधि निर्माण, प्रशासन के नियंत्रण में लोगों की भागीदारी बने, तो इससे तय हो जाता है कि उसे राजनीतिक स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, राज्य की गतिविधियों में लोगों की हिस्सेदारी बन जाए, विधि निर्माण की प्रक्रिया में हिस्सेदारी मिल जाए, प्रशासन के नियंत्रण में इसकी हिस्सेदारी मिल जाए, तो माना जाए कि व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली हुई है। अभी इन तीनों स्वतंत्रता की एक एक करके चर्चा कर देने के बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि इसमें जो है कैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अलग है, आंतरिक स्वतंत्रता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता कैसे नहीं मिलती है, और शक्ति रूपी स्वतंत्रता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता कैसे नहीं मिलती है। ये हो गया। और आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि व्यक्ति की बहुत सारी अभिलाषाएं पूरी करने की इच्छा होती है। ठीक है, और उस इच्छा में बहुत सारे विकल्प होते हैं जिसकी चयन करने की उसके पास शक्ति होती है, उससे कहा जाता है आंतरिक शक्ति। मनुष्य के अंदर से निकली हुई अभिलाषाओं को पूरा करने की क्षमता, और इस अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए तमाम तरह के विकल्पों की चयन करने की जो आज़ादी होती है, उसे आंतरिक आज़ादी की श्रेणी में रखा जाता है। अभिलाषा पूरा करने की, अभिलाषा पूरा करने और विकल्पों की चयन करने की क्षमता, विकल्पों को पूरा करने की क्षमता, यह है आंतरिक स्वतंत्रता। शक्ति रूपी स्वतंत्रता, मनुष्य बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है और उसकी इच्छा भी व्यक्त करता है। ठीक है, उस इच्छा को व्यक्त करने के लिए, उसकी इच्छा को प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा अनुकूल वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसे शक्ति रूपी स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, अब इन तीनों स्वतंत्रताओं में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बिल्कुल अलग है। जैसे मान लीजिए कोई गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला राज्य है। गैर लोकतांत्रिक का मतलब तानाशाही की शासन हो सकती है, या वह राजतंत्र रूपी शासन हो सकती है। तो वहाँ जो है व्यक्ति की आज़ादी उसके अनुमति और कानून के माध्यम से मिलती है। तो जो आज़ादी किसी की अनुमति और आज्ञाओं से मिलती है वह रियल स्वतंत्रता नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार यदि वो शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र को भी अपनाता है और लोकतंत्र में कानून के माध्यम से कई सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो भी वहाँ जो है क्या है, वहाँ व्यक्ति को क्या है, रियल स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। कहने का मतलब यह है कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कई प्रतिबंधों के कारण व्यक्ति को जो आंतरिक जो एक्चुअल स्वतंत्रता है वह प्राप्त नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार की जो आंतरिक स्वतंत्रता है, जो मनुष्य की अभिलाषाएं पूरी करने की बात है, तो अभिलाषाएं वो बहुत रखता है, लेकिन उसकी नैतिक कमजोरी और आवेग में आकर लिए गए निर्णय से वह बहुत सारे अभिलाषाओं को पूरा नहीं कर पाता है और उसकी जो स्वतंत्रता है वह नष्ट हो जाती है। इसी तरीके से शक्ति रूपी स्वतंत्रता, बहुत सारे विकल्प आपको मिलते हैं, उस विकल्पों में से चयन करने की आज़ादी जो मिलती है कि हम उससे प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब राज्य के द्वारा बहुत सारे विकल्प आपको दे दिए जाते हैं, उसी विकल्प को चयन करके आप अपनी इच्छाओं को प्राप्ति करते हैं, तो ये आर्टिफिशियल हो जाता है। आपकी अपनी व्यक्तिगत आज़ादी है, जो किसी के द्वारा दिए गए विकल्पों के अलावा आप किसी विकल्प की तलाश करते हैं, वह बिल्कुल ख़त्म हो जाता है।
कहने का मतलब यह है कि कुछ विकल्प आपको दे दिया जाए और उस विकल्प में से कुछ चुनने की आपको आज़ादी दी जाए, तो इस चुनने की आज़ादी तो आपकी सीमित हो गई। यह विकल्प नहीं मिला होता, बल्कि आप अपने स्वतंत्र रूप से सोचते कि हमको ये करना है, तो शायद आप ज़्यादा आज़ाद होते। और यह आज़ादी पूरी तरीके से एक्चुअल आज़ादी, ठीक है। तो हेयक ने आंतरिक स्वतंत्रता को, राजनीतिक स्वतंत्रता को और आपकी शक्ति रूपी स्वतंत्रता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अलग रखा। इन सब स्वतंत्रताओं में जो आर्टिफिशियल स्वतंत्रता है, एक्चुअल स्वतंत्रता नहीं है, इसीलिए इसको अलग अलग किया। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो एक्चुअल है, और जो ये तीनों प्रकार की स्वतंत्रता ये आर्टिफिशियल है। अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में और तर्क देने के लिए इसने कहा, एक और बातें कहा कि जो ज्ञान है, आधुनिक समय में ज्ञान का परिणाम और महत्व ज़्यादा है, और जो ज्ञान होता है वह ज्ञान समाज के सभी व्यक्तियों में बिखरा हुआ होता है। ज्ञान का प्रभाव और ज्ञान का परिणाम सभी समाजों में ज़्यादा होता है, उसका महत्व भी ज़्यादा होता है। लेकिन जो ज्ञान होता है, यह ज्ञान समाज के सभी वर्गों में, सभी व्यक्तियों में बिखरा पड़ा हुआ होता है। और इसका यह कहना है कि जब समाज में ज्ञान ज़्यादा बढ़ेगा, इसका मतलब है किसी व्यक्ति में ज्ञान उतना ही कम होगा। यदि हम लिखा जाए, ज्ञान को बांट दिया जाए, ज्ञान है, ठीक है, समाज है और व्यक्ति है। ज्ञान व्यक्तियों में बिखरा होता है। यदि ज्ञान समाज में ज़्यादा बढ़े तो इसके पास इस व्यक्ति के पास ज्ञान क्या होगा, घट जाएगा। जब इसमें बढ़ेगा तो व्यक्ति में ज्ञान घटेगा। अब इसको इस रूप में समझिए, जो ज्ञान है उसका परिणाम बड़ा होता है, और ज्ञान समाज के सभी व्यक्तियों में बिखरा हुआ होता है। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, समाज का ज्ञान बढ़ेगा, व्यक्ति का ज्ञान उतना ही छोटा होता चला जाएगा। अब यह बात बताने का प्रयास कर रहा है कि किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं के अधीन होके काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान तो समाज के सभी व्यक्तियों में बिखरा हुआ है। किसी एक व्यक्ति के पास पूरा ज्ञान है ही नहीं है। जब उसके पास पूरा ज्ञान नहीं है तो फिर उसके अधीन हम झुक के उसके अधीनता को स्वीकार करके क्यों रहें, और क्यों उसके अधीनता को स्वीकार करके अपनी स्वतंत्रता को संरक्षित करें, उसको सीमित करें। तो ज्ञान इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि ज्ञान समाज में होता है, बड़े बड़े सारे लोगों के बीच में होता है। इसलिए पूरी सामाजिक व्यवस्थाओं को संचालन करने की जिम्मेदारी किसी एक केंद्र में निश्चित नहीं करना चाहिए, और उस केंद्र का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति विशेष में नहीं रखना चाहिए। एक व्यक्ति विशेष के पास जो ज्ञान होता है वह अधूरा होता है, वह सीमित होता है। इसलिए सारी व्यवस्थाओं को उस व्यक्ति के अधीन करके स्वतंत्रता को कायम नहीं रखा जा सकता है। स्वतंत्रता का कायम तभी है जब राज्य में व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाए, ठीक है। केंद्रीकरण के जगह पे स्थान पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया। इसी प्रतिस्पर्धा में स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी। समाज में जितनी प्रतिस्पर्धा होगी, समाज के ज्ञान जितने ही लोगों में बिखरा होगा, स्वतंत्रता उतनी ही सुनिश्चित होगी, उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। यदि हम व्यवस्था को केंद्रीकरण करते चले जाएंगे, व्यवस्था को पूरी किसी एक व्यक्ति के हाथ में सौंप देंगे, तो वहाँ जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही सीमित होती चली जाएगी, संकुचित होती चली जाएगी। ऐसा मानना हेयक का, ठीक है। इस बातों से बहुत हद तक हम लोग भी सहमत हैं कि वास्तव में कोई भी मनुष्य पूर्णतः ज्ञानी नहीं होता है, और व्यवस्था का केंद्रीकरण किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंपनी चाहिए, और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरे के अधीन करना चाहिए। और ज्ञान के नाम पे यदि कोई कहे कि हमारे अधीन हो जाइए आप, तभी आप स्वतंत्र होंगे, तो चूंकि उसका ज्ञान ही अधूरा है, तो व्यक्ति उसके अधीन रह कर क्या करेगा? तो वह ज्ञानी व्यक्ति, अर्धज्ञानी व्यक्ति अपनी इच्छा का आरोप प्रत्यारोप दूसरे व्यक्ति पे करके उसकी स्वतंत्रता को खंडित करेगा, उसकी स्वतंत्रता को नष्ट करेगा।
और स्वतंत्रता का जो मूल उद्देश्य है व्यक्ति की सार्वभौमिक विकास, समाज का कल्याण, यह कभी हो ही नहीं सकता। यह कब होगा? जब समाज में प्रतिस्पर्धा होगा। ज्ञान सभी लोगों के पास होता है, ठीक है, किसी एक व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान के पक्ष में यह तर्क दे के प्रतिस्पर्धा का समर्थन करके व्यक्ति की स्वतंत्रता को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, यह है हेयक। ठीक है। अब जो है हेयक से जो प्रश्न बनेंगे उसमें यह बनेंगे कि 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कौन करता है, उसकी पुस्तक का नाम क्या है, ज्ञान को किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं बल्कि समाज के सभी व्यक्तियों के में बिखरा होता है, इस बात का समर्थन कौन करता है, या ज्ञान को आधार बना के स्वतंत्रता के संरक्षण की बात कौन करता है, ये पूरी तरीके से तार्किक रूप से बात कौन करता है, हेयक करता है। स्वतंत्रता संबंधी इस विचारक के विचार को पढ़ने के बाद बहुत सारे भी विचारक हैं जिनको विचारों को पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमें सारे टॉपिकों पे वहाँ हमें प्रतिबंध लगाना है जो हमारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। वही टॉपिक, वही शब्द, वही कंटेंट जो हमारी परीक्षाओं से संबंधित और उपयोगी है, उन्हीं को पकड़ के हम लोग को पढ़ना है। यदि स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा को पढ़ा जाए तो 2-2 महीना इस पर जो है मैटर है, पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन हमको 2 ही 3 क्वेश्चन को प्राप्त करना है। तो इन्हीं सब विचारकों के विचारों से पढ़ने के बाद हमें 2-3 क्वेश्चन स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा से मिल जाएंगे। अभी हम लोग को एक दिन और जो है स्वतंत्रता पे लेक्चर चलेगी, जिसमें कानून, न्याय, समानता से स्वतंत्रता का संबंध, सामंजस्य दिखाया जाएगा और उसका वर्णन किया जाएगा, देखा जाएगा उसके संदर्भ में स्वतंत्रता कैसा है, तब जाके ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट में हम ये आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप धैर्य बनाए रखिए, विश्वास करिए, मेहनत कीजिए और बहुत मनों से, बहुत धैर्य से थोड़ा सा समय लगाते हुए पढ़ते रहिए। अन्य साधनों से भी आप मैटर इकट्ठा करते रहिए और हमारे वीडियो को लगातार आप देखते रहिए। निश्चित तौर से आपकी तैयारी में इस वीडियो का योगदान और लाभ रहेगा। बीच बीच में जो हमारा मोटिवेशन है आपको देने का, यह भी चलता रहेगा, और ताकि आप जो है जब भी डाइवर्ट होंगे तो इस हमारे मोटिवेशन से आप अपने रास्ते पे चले आएंगे और पढ़ते रहेंगे। कंटिन्यू जुड़े रहने से आपके रास्ता भटकने के चांसेस कम हो जाएंगे और आप अपने सही परिणाम को प्राप्त कर लेंगे। जो नेट जेआरएफ उच्च शिक्षा की जो तैयारी होती है, यह उसी प्रकार की तैयारी होती है जिस प्रकार खरगोश और कछुए की जो रेस होती है उसी समान है। जैसे खरगोश और कछुए का जो रेस है, इसका जो मूल निष्कर्ष है उसी तरीके का आपका जो कंपटीशन है। जैसे कछुआ और खरगोश ने रेस लगाया कि कौन किसी मंजिल तक पहले पहुंचेगा, तो खरगोश को ये लगा कि हम जल्दी जल्दी दौड़ते हैं, बहुत तेज़ दौड़ते हैं, तो हम अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। और ये रेस लगी तो इसी अहंकार के वश से जो खरगोश है कहीं वो रुक जाता है और आराम करने लगता है, और कछुआ धीरे धीरे अनवरत चलते चलते अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार की कंपटीशन है। बहुत कम समय में बहुत तेज़ बनने से, बहुत संसाधन इधर उधर भाग दौड़ करने से कंपटीशन नहीं लगता है, बल्कि जो है बहुत धैर्य से, धीमी गति से ही, अनवरत रूप से धीरे धीरे चलते चलते रहने से निश्चित तौर से आपको मंजिल एक न एक दिन प्राप्त हो जाएगी। ये पूरा मेरा विश्वास है और ऐसा आपको करना भी चाहिए। बहुत जल्दी करने के चलते में और बहुत भाग दौड़ मचाने के चलते में आपको मंजिल आपसे बहुत दूर चली जाएंगी, नहीं प्राप्त होंगी। लेकिन अनवरत धीरे धीरे चलते रहने पर एक न एक दिन आपकी मंजिल की रास्ता घटती चली जाएंगी और वो मंजिल आपको बिना थके, बिना किसी बाधा को प्राप्त हो जाएगी। तो कछुए और खरगोश की कहानी से आप मोटिवेट होइए और अनवरत इस दिशा में चलते रहिए, जरूर आपको एक न एक दिन परिणाम मिलेगा। धन्यवाद।